हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट में सॉलिड के जो प्रॉपर्टी रहे होते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या क्या रहे होते हैं और उसका गैसेस या फिर बोल सकते हो लिक्विड के साथ में किस तरह का मतलब बोल सकते हो कंपैरिजन है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्या क्या चीजें था उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। और वहां पर कंक्लूजन ये निकल करके आया था कि किसी भी मैटर का या फिर किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में रहने के पीछे का रीजन यही नहीं रहा होता है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, ज्यादा हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या ही ज्यादा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने बात करा था कि जो NaCl है वो आपके पास में वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा है, बावजूद इसके जो डायमंड है जहां पर कि आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसके बावजूद वो अच्छा सॉलिड है। तो दरअसल वहां पर रीजन क्या था आपके पास में, अरेंजमेंट। ठीक है, क्या क्या रीजन था, अरेंजमेंट था। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जो आपके पास में बोल सकते हो क्या कि जो सॉलिड होते हैं उनके प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होते हैं, क्या क्या चीजें रही होती हैं, उनका एप्लीकेशन क्या रहा होता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर के आप देख सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन हमारे पास में क्या निकल के आया कि जो सॉलिड है, सॉलिड जो है आपके पास में ये जो सॉलिड स्टेट में रहा होता है, सॉलिड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही डिपेंड नहीं करता है। ऑल्दो डिपेंड अपॉन द, किस पर डिपेंड करता है, ये अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट किस तरह का है, कि जो एटम्स हैं या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्या देखने वाले थे, क्या कहा था हमने कि हम लोग को देखना क्या है यहाँ पर, हम लोग को देखना है यहाँ पर जो सॉलिड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, यानी कि सॉलिड जो होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जो आता है वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या कि जिससे मिलकर के वो बना हुआ है, चाहे वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट किस तरह का है, उसके बेसिस पर सॉलिड को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। एक जो होगा हमारे पास में, एक क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक जो होगा हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और दूसरा क्या होगा हमारे पास में एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग एक ही साथ डिफरेंशिएट करते हुए हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे, चीजों को पढ़ लेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसकी खास बातें क्या क्या रही होती है, और एमोर्फस सॉलिड जो होता है उसकी खास बातें क्या क्या रही होती हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि अरेंजमेंट जो है वो क्या होता है यहाँ पर, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या कि कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो क्या कि एक एटम के, 2 एटम के बीच में जस्ट एक एटम आ रहा है, ये आपके पास में क्या है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट करा है, जिसको हम लोग लेटिस पॉइंट बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग सेल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में। फिलहाल आप ये समझो कि ये आपके पास में क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो आप देखो कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहा है, और ये जो रेंज है वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, लंबे रेंज के लिए, मतलब बोल सकते हो क्या, मतलब क्रिस्टल में क्या होगा, एक वेल अरेंज्ड मतलब क्रिस्टल होगा, यानी कि मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होगा लॉन्ग रेंज के लिए। ठीक है ना, जबकि वो जो होता है यानी कि एमोर्फस सॉलिड जो होता है यहाँ पर क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज, फॉर शॉर्ट रेंज। यानी कि मतलब क्या है, कुछ दूर तक के लिए आपके पास में क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, फिर कुछ देर बाद फिर गायब हो जाएगा, यानी कि अरेंजमेंट फिर मतलब खत्म हो जाएगी। ठीक ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट रहा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पहले इतना नोट कीजिए कि यहाँ पर हम लोग के पास में क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट, और दूसरा क्या है यहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट, और यहाँ पर लॉन्ग रेंज के लिए होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। ठीक है ना, और जो आपके पास में बोर्ड है, बोर्ड में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बोर्ड में अगर ये चैप्टर रहा होगा तो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस वगैरह क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमोर्फस सॉलिड जो होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो नोट कीजिएगा, और उसके बाद बाकी जो आपके पास में पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में, नेक्स्ट क्या है उसका फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट किस तरीके का होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्या है, फिजिकल स्टेट, कि उसका फिजिकल स्टेट किस तरह का होगा, सॉलिड स्टेट में उसका फिजिकल स्टेट किस तरीके का होगा, उसके बाद में आपके पास में एमोर्फस में किस तरह से होगा। तो फिजिकल स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह का रहा होता है, आपके पास में हार्ड रहे होते हैं ये, और रिजिड होते हैं, हार्ड यानी कि कठोर होते हैं, और ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं आपके पास में, सॉफ्ट होते हैं और उतने ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं मतलब अगर हम दूसरा जो आपके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक नेचर, कि कौन जो है
आपके पास में कौन से सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, कौन से एन आइसोट्रोपिक होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर रहे होते हैं। दरअसल एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, तो एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जो डिफरेंट डायरेक्शन से अगर हम लोग डिफरेंट तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बोल सकते हो मेजरमेंट करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट तरह के निकल करके आते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। वेल अरेंज्ड होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, जबकि वो जो होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर रहे होते हैं। अब आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी के मेजरमेंट करने पर सेम तरह का ही फिजिकल प्रॉपर्टी निकल करके आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो, जैसे कि डेली लाइफ में हम लोग के पास में एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि कोई आप क्राउड मान लो, भीड़, ठीक है ना। तो क्राउड में क्या होता है आपके पास में, आप जिधर से भी देखोगे भीड़ जो है कुछ एक तरह का ही दिखता है और वहां पर शॉर्ट रेंज में रहा होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात करा ना कि ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, कुछ दूर तक लाइन तक है, फिर लाइन फिर ब्रेक हो गया, कुछ और ग्रुप हो गया, ठीक है। कुछ उस तरह से आपके पास में रहा, कोई मेला वगैरह का इमेजिनेशन कर लो ना, ठीक है, कि आप डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे तो भी आपके पास में क्या होगा, सेम तरह का देखने को मिलेगा, यानी कि मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर हमको सेम तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होगा। जबकि इसके एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं, जो असेंबली लाइन जो लगाते हैं, एक तरफ क्या है लड़कियां खड़ी हैं और दूसरी तरफ क्या है लड़के खड़े हैं, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर डिफरेंट तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगा। जैसे कि लड़के की तरफ से खड़े होकर के देखोगे तो आप पहले आप लड़कों को देख पाओगे, लड़कियों की तरफ से खड़े होकर के देखोगे तो लड़कियों को पहले देख पाओगे। तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किए जाएंगे, किस तरह के सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में और दो जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा फिर और दो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कि कौन से सॉलिड होते हैं जो कि आपके पास में ट्रू सॉलिड होते हैं। तो दरअसल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वही क्या होता है, वास्तविकता में यही सॉलिड है, जबकि वो जो आपके पास में एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड वो क्या कहलाते हैं, सूडो सॉलिड कहलाते हैं। दिस आर सूडो सॉलिड और यू कैन से सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अब पहली बात तो ये सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का ये मतलब होता है, बोल सकते हो छलावा, ठीक ना, यानी कि दिखने में तो है लेकिन वास्तव में वो सॉलिड है नहीं, ठीक ना, यानी कि दिखने में तो सॉलिड स्टेट में है लेकिन वो वास्तव में अच्छी तरह का सॉलिड नहीं है, मतलब बोल सकते हो क्या वो अच्छा सॉलिड नहीं है, या फिर बोल सकते हो क्या छलावा वाला सॉलिड है, यानी कि दिख रहा है लेकिन वास्तव में वो है नहीं। कुछ इस तरह का मीनिंग होता है आपके पास में सूडो का, ठीक है ना। और इस वर्ड का हम लोग बार बार यूज करते हैं, जब हम लोग डी ब्लॉक में भी बात करते हैं और डिफरेंट जगह पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो सूडो का मतलब आप समझ लो कि सूडो का मतलब क्या, कि जो दिखता है वो है नहीं और जो नहीं दिखता है उसी को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। तो अब क्या है हमारे पास में, जो ये क्या क्यों सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहे जाते हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि जो जिस तरह से आपके पास में लिक्विड में फ्लो करने की, बहने की टेंडेंसी होती है, उसी तरह की टेंडेंसी आपके पास में एमोर्फस सॉलिड में भी रही होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ग्लास पेन्स, जो ग्लास पेन्स लगे होते हैं विंडोज वगैरह में, डोर्स वगैरह में, वो क्या करते हैं, स्लाइटली थिकर हो जाते हैं, यानी कि समय के साथ, समय बीतने के साथ साथ जो ग्लास विंडो के जो ग्लासेस हैं वो क्या हो जाते हैं, जो बॉटम वाला पोर्शन होता है, फिर निचला हिस्सा जो होता है, वो निचला हिस्सा क्या हो जाता है आपके पास में, थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो थिक होने के पीछे का रीजन क्या है हमारे पास में, जो ग्लास है वो समय के साथ में क्या करता है, फ्लो करता है, यानी कि ये आपके पास में क्या है, एमोर्फस सॉलिड है, ये वास्तव में ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और दो प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, उन दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे इसके आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस तरह से फिर क्लासिफाई किया जा सकता है, क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे या फिर क्यों हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्सटर्नल फॉर्म किस तरह का होता है। तो एक्सटर्नल फॉर्म किस तरह का होता है कि जब हम लोग काटते हैं उसको, व्हेन कट विद शार्प एजेस टूल, जब शार्प एजेस टूल से हम लोग उसको कट करते हैं तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होते हैं, यानी कि जो न्यूली जनरेटेड टू पीसेस होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो सरफेस कैसा होता है, प्लेन और स्मूथ होता है। क्या होता है, प्लेन और स्मूथ होता है, जस्ट लाइक दिस बोर्ड, ठीक ना, यानी कि बोर्ड की तरह क्या होगा, एकदम बोल सकते हो बोर्ड का सरफेस जिस तरह से है, या फिर मतलब बीच में से कट किया जाएगा तो न्यूली जनरेटेड जो सरफेस होंगे वो न्यूली जनरेटेड सरफेस क्या होंगे, बिल्कुल ही क्या होंगे, स्मूथ होंगे, यानी कि मतलब उसका जो सरफेस होगा एकदम क्या होगा, प्लेन होगा, मतलब बोल सकते हो स्मूथ होगा, प्लेन होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर एमोर्फस सॉलिड को क्या किया जाएगा, शार्प एजेस टूल से क्या किया जाएगा, शार्प एजेस टूल मतलब क्या, जैसे कि कोई हो गया नाइफ वगैरह हो गया, जो कि मतलब बोल सकते हो काफी ज्यादा क्या है, शार्प है, ठीक है ना। उस शार्प एजेस टूल से क्या किया जाए, अगर एमोर्फस सॉलिड को कट किया जाएगा तो न्यूली जनरेटेड जो पीसेस होंगे उनका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इर्रेगुलर होगा और यू कैन
से रफ सरफेस होगा, इरेगुलर होगा, या फिर आप बोल सकते हो क्या उनका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, रफ होगा। आप एग्जांपल के तौर पर आप बोल सकते हो कि रबड़ वगैरह को ले लो, ठीक है, रबड़ तो क्या होता है हमारे पास में एग्जांपल में ये है ना, रबड़ ले लो या फिर कोई प्लास्टिक ले लो, ठीक ना, उसको आप कट करो, शार्प एजेस टूल से आप कट करोगे तो जो उसका सरफेस होगा वो एकदम बोल सकते हो क्या एकदम स्मूथ नहीं होगा या फिर एकदम प्लेन नहीं होगा, उसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रफ होगा, ठीक है। और ये उसके एग्जांपल्स वगैरह हैं, जैसे कि एग्जांपल में बात करेंगे NaCl हो गया, इसके एग्जांपल हो जाएगा CsBr, ZnS, CS, KCl, और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि NaCl में किस तरह से सोडियम और क्लोरीन जो है किस तरह से क्रिस्टल में अरेंज्ड होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ये जो आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट करेगा। जैसे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी को मेल्ट होना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा। अगर क्रिस्टलाइन कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट एग्जांपल के तौर पर हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में क्या हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी को मेल्ट होना हो, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेगा। लेकिन अगर एमोर्फस सॉलिड के बारे में बात करी जाएगी तो ये इन रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या करते हैं, इन रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मेल्ट होता है, यानी कि इतना डिग्री सेल्सियस से लेकर के इतना डिग्री, यानी कि मतलब बोल सकते हो कोई फिक्स नहीं रहा होता है, यानी कि 115 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर किसी की मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 115 से 120 हो गया या फिर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं। तो ये था आपके पास में मेनली जो डिफरेंस है आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में, यही थे, ठीक है ना, कि क्या क्या था हमारे पास में, कि सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि उसका अरेंजमेंट किस तरह क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट किस तरह का था, रेगुलर था, इसमें क्या था, इरेगुलर था। इसमें लॉन्ग रेंज के लिए होता है और इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज के लिए रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने बात करा वहां पर उसका फिजिकल स्टेट, तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, यानी कि सॉफ्ट, कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उतने ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला क्या कि इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। और वहां पर हम लोगों ने बात भी कराई है कि एमोर्फस सॉलिड को सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, ठीक है ना। सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिक्विड में जिस तरह से फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसी तरह से एमोर्फस सॉलिड में भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने क्या कहा कि जो भी आपके पास में ग्लास पेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, समय के साथ में जो बॉटम पोर्शन होता है, निचला वाला हिस्सा जो होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। थिक होने के पीछे का रीजन क्या है, कि जो ग्लास है ऊपर से फ्लो करके नीचे की तरफ आ गया, जिसकी वजह से नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, थिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो था हम लोग के पास में, नेक्स्ट क्या था हमारे पास में, और एक था आपके पास में क्या था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या जो आपके पास में बोल सकते हो क्या, जब इनको कट किया जाएगा, कट करने पर जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होंगे वो क्या होंगे, स्मूथ होंगे और बोल सकते हो प्लेन होंगे, और जबकि ये क्या होंगे, रफ सरफेस होंगे। इनका जो सरफेस होगा, जो न्यूली जनरेटेड जो आपके पास में पीसेस होंगे उनका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, रफ होगा, ठीक है। इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, उनका आपके पास में रेंज में होगा, रेंज एक रेंज में बोल सकते हो क्या मेल्ट होगा। और एक छूट जा रहा है हमारे पास में, और वो क्या हमारे पास में एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर। तो आइसोट्रोपिक क्या होते थे आपके पास में, आइसोट्रोपिक मतलब बोल सकते हो क्या कि मतलब बोल सकते हो सेम तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने वहां पर क्राउड के एग्जांपल से हम लोगों ने उस चीज को समझा कि बोल सकते हो क्या कि क्राउड को आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे एक तरह का ही दिखता है, ठीक ना, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगा फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करने पर डिफरेंट तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो बात यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आ रही है कि हम लोग को इन दोनों सॉलिड में से ये तो ट्रू सॉलिड कहलाते हैं और ये सूडो सॉलिड, यानी कि दिखावे वाले सॉलिड हैं ये, मतलब कहने को सॉलिड है ये लेकिन वास्तव में ये सॉलिड है नहीं, ठीक ना, छलावा वाली बात हो गई थी, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं, तो इसीलिए इनका स्टडी करना क्या होगा, आसान होगा। जबकि एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आपके पास में वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी देते हैं, तो इसलिए इनका स्टडी करना उतना आसान नहीं होने वाला, यानी कि मतलब इनका स्टडी नहीं किया जाएगा। यानी कि पूरे चैप्टर में ले देकर के बात क्या निकल के आ रही है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। एमोर्फस सॉलिड के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो आपके पास में वेल अरेंजमेंट यानी कि इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इनका स्टडी नहीं किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है यहाँ पर पूरे चैप्टर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक ना। और वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास में क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। ये 4 तरह के आपके पास में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो कि हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को और फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उनमें क्या क्या बातें रही होती है, उन सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।